शुरुआत करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से जो आप पढ़ के आए हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में ये लिखा है कि सिस्टम्स एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। तो इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन बींग्स की बात करता हूं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ज्यादातर टाइम ये कम है। अब आपको अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है 37 और वो एनवायरनमेंट से ज्यादा रखना है। और फिजिक्स में आप जानते हैं कि यू विल बी कॉन्स्टेंटली लूजिंग हीट। जब एक आप हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को साथ में रखेंगे तो हीट ट्रांसफर होगी। तो अब आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आई, आपको अपना टेम्परेचर एनवायरनमेंट से ज्यादा रखना है और कांस्टेंट रखना है ताकि आप काम कर सकें और आप एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम में ना आए। सो सिस्टम कैन नॉट कम into an equilibrium with the environment if it has to perform work। अब क्या करें कि किस तरह से ये चीज इंश्योर करें कि आप एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम में ना आए। इसके लिए इट रिक्वायर्स अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी। सो ये वो बेसिक कंसेप्ट आ गया कि हमें एनर्जी चाहिए। क्यों हमें एनर्जी? इसलिए चाहिए क्योंकि हमें हमेशा काम करना है और हम काम कब कर सकते हैं? जब एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम में ना हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए। पहली बात, ये पहला कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया बायोमोलिक्यूल से। अब देखिए ये एनर्जी मिलेगी कहां से? तो क्योंकि मैं अभी ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा हूं तो आप जानते हैं आपकी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी है और सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है और मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रोसेसेस कैटाबॉलिज्म के हैं। सो दैट मींस ब्रेक डाउन हो रहा है। सो बड़े मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? ब्रेक डाउन हो रहे हैं। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेट अस से ग्लूकोज, और इसको आप अपने सेल के अंदर इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और इस ऑक्सीडेशन की मदद से आपको एनर्जी मिल रही है। सो एनर्जी किससे मिल रही है? ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है इनके ऑक्सीडेशन से। याद रखिए मैं अभी नैरो सेंस में बात कर रहा हूं, मैं केवल एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं कि उन्हें एनर्जी कहां से मिलती है। सो ये सेल के अंदर मिलती है। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म में कुछ कैटाबॉलिक पाथवे हैं, आपने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया और इससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी। याद रखिए आप अमीनो एसिड से भी कर सकते हैं इस काम को, फैटी एसिड से भी कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि केवल ग्लूकोज से मिलेगा। ये सारी चीजें आपने 10th में लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ी थी। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहां पर पहुंचेगा कैसे? इस सेल के पास कैसे पहुंचेगा? तो ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं कि आपके पास एक ऑर्गन है जिसे आपने कहा लंग्स। इस लंग्स को वेंटिलेट करना मतलब एयर इसके अंदर पहुंचाना और एयर उससे बाहर निकालना, इसे आप ब्रीदिंग कहते हैं। सो ये बात आपको समझ में आ गई, व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रीदिंग? सो ब्रीदिंग इज पल्मोनरी वेंटिलेशन, लंग्स के अंदर एयर पहुंचाना, इनहेलेशन, बाहर निकालना, इसे आपने कहा एक्सहेलेशन। अब मुझे ये बताइए कि आप लंग्स के अंदर एयर ले जा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि लंग्स के अंदर आपने एयर को पहुंचाया एल्वियोलाई तक, 10th में आपने पढ़ा है, और एल्वियोलाई कांटेक्ट में है ब्लड के और यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में जाती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जा सके। अब ये जो ऑक्सीजन आ गई है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड इन ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स तक, और इस तरह से इनको मिलती है ऑक्सीजन, जिसकी मदद से ये मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी डिराइव करते हैं ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली वर्क कर सके और किसी भी चीज एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम में ना आए। सो अब आपको समझ में आ गया व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ, व्हाई ब्रीदिंग इज सो एसेंशियल टू लाइफ। ये ब्रीदिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इस ऑक्सीजन को एरोबिक रेस्पिरेशन के संदर्भ में उन सेल्स तक पहुंचा रही है जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इस ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज करके एनर्जी मिलेगी और ये एनर्जी लिविंग स्टेट को ड्राइव करेगी।